Good morning student. Welcome to SJI online class. Class 8 सब्जेक्ट हिंदी पार्ट 2 हमारे दीनू काका। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी साहित्य में पार्ट 2 हमारे दीनू काका के आगे के भाग को समझाऊंगी। बच्चों, आप हिंदी साहित्य के पुस्तक को खोल लीजिए, पेज नंबर 10। अब मैं आपको ये पाठ पढ़ करके समझाऊंगी। बात 4 दिसंबर की है। उस समय जब बच्चे दीनू काका की जो दशा थी उसको देख करके परेशान थे और आपस में बातचीत करते हुए एक दूसरे से उसका निवारण पूछ रहे थे, परंतु बच्चों को समझ नहीं आ रहा था। उसके आगे की कहानी है। आज दीनू काका दोपहर के समय अपने घर के बाहर चारपाई पर लेटे हुए थे। उमेश और श्रुति का घर वहीं था, इसलिए वे दीनू काका के साथ होने वाली हर घटना पर नजर रखते थे। तभी वह सेठ अपनी कार से वहां आया। उसने अपने फ्लैट का एक छोटा सा कमरा दीनू काका को दिया हुआ था। उसी छोटे से कमरे में दीनू काका रहते थे। उसके घर की देखभाल करते थे। वह सेठ आते ही उन पर गुस्से से चिल्लाने लगा। ऋषभ ने जल्दी से हम सबको बुला लिया। सेठ के साथ 2 आदमी भी आए हुए थे। उन्होंने दीनू काका का सामान घर से बाहर निकालना शुरू कर दिया। मैं तुरंत हमारी सोसाइटी के प्रधान वंसल अंकल को बुलाने चल दिया। अंकल पहले मना करते रहे, फिर मुश्किल से वहां चलने को राजी हुए। अंकल ने उस सेठ से बात की तो वह उसी गुस्से से बोला, जनाब, मुझे पैसे से मतलब है। मुझे नहीं पता कि कहाँ जाएंगे। कौन? दीनू काका। आप भी बच्चों की बातों में आ गए। चलो बच्चों, यहाँ से जाओ। ऋषभ ने हिम्मत दिखाई और बोला, अंकल, आपका कितना किराया है? क्यों, क्या तुम दोगे? गुर्राते हुए सेठ ने कहा, अगर संभव हुआ तो कोशिश करेंगे, लेकिन आप हमारे दीनू काका को घर से ना निकालें। निशा बोली, अंकल जी प्लीज, देखो ना ये कितने बूढ़े हैं और इनका तो कोई भी नहीं है। ये हमारे बगीचे की कितनी अच्छी देखभाल करते हैं। मैंने भी निशी का साथ दिया। तभी पास पड़ोसी एकत्रित होने लगे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। हमारी टीम के सदस्यों को संभव ने एक तरफ बुलाया और प्रस्ताव रखा कि यह प्रस्ताव सभी को क्या पसंद आए। हम उस सेठ की तरफ दोबारा मुड़े और इस बार महेश ने पूछा कि अंकल, 2 महीने का कितना किराया है? सेठ आंखें दिखाते हुए बोला, 3000। सुना? पूरे 3000 रुपए। अच्छा, 3000। आप 10 मिनट रुकना। आप अपने आदमियों से कह दो कि वे अभी सामान बाहर ना निकालें। हम अभी आते हैं। और हमारी टोली के सदस्य अपने अपने घर की तरफ चल दिए। सभी बच्चे भागकर गए, अपनी अपनी जेब खर्ची लेकर वापस आ गए। उमेश ने सबसे पैसे गिनने शुरू किए। कुल मिलाकर 2700 रुपए हुए थे। ऋषभ ने सेठ के आगे रुपए बढ़ाते हुए, अंकल, हम आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि हमारे दीनू काका को मत निकालो। और कहते हुए वह फूट फूट कर रो पड़ा। हम सब भी भाव विह्वल हो गए।
सेठ ने रुपए हाथ में लिए और कभी हमें तो कभी दीनू काका को देखने लगा। बंसल बंसल अंकल ने कहा, भाई साहब, बच्चे दीनू काका से बहुत प्यार करते हैं, कृपया इनकी बात मान लीजिए, मैं आपको बाकी पैसे देता हूँ। कहकर अंकल ने बाकी पैसे सेठ के आगे बढ़ा दिए। अरे भाई, तुम लोगों ने तो मुझे शर्मिंदा कर दिया। मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। इन बच्चों के प्यार को देखकर सचमुच मैं गदगद हो गया। अब मैं ये पैसे नहीं लूंगा। मैं आज के बाद पैसे लेने भी नहीं आऊंगा। दीनू काका आज से तुम्हारा यह बेटा तुम्हारा ध्यान रखेगा। और यह कहकर सेठ ने दीनू काका के पैर छुए। वहां खड़े सभी लोग तालियां बजाने लगे। दीनू काका अपनी आंखों में खुशी के आंसू लिए सबको आशीर्वाद देने लगे। आज हमें दीनू काका को हमेशा के लिए पा लिया था। अर्थात इस जो ये कहानी है, इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें जब कोई व्यक्ति अगर परेशान है तो अगर हम मदद के काबिल हैं तो सदैव उसकी मदद करनी चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स। Good morning, students. Today we will continue our topic, the white elephant. This is the last part of your chapter. Students, difficult word meaning is given on the blackboard, and in two first parts, whatever I have given as a vocab on the blackboard, you have to write down in your fair copy. Now let us start our story, as the story is very interesting, and here the major character of the story is an elephant who is white in color. That's why his name is White Elephant. He is very merciful, kind-hearted, and he is leader of his herd because of his good nature. And once he helped a stranger, a forester, who did not know how to go out of the forest. But that person informed the king, as the elephant of king was died and he need a personal elephant in his service. The stranger, the forester, told about the good qualities of white elephant to the king. The king was very pleased with the elephant and he ordered the stranger to capture the white elephant and to provide him in his personal service. So the stranger with messengers with Mahavats went to the particular place, Mount Kariduna, where beside the lake in a cave, the white elephant lived with his mother. As white elephant has very deep love for his mother and he took care because his mother was blind. Now, stranger entered into the forest, and finally the white elephant was captured. What happens now? Let us start today in our story. क्या होता है? वो राजा के जो मैसेंजर्स होते हैं, महावस होते हैं, वो उसको कैप्चर करके किंग की सिटी में ले जाते हैं, where he is welcome एक ग्रांड एंड पंप शो. उसके लिए बहुत सुंदर सा स्तबल बनाया गया, उसको बहुत डिलीशियस फूड ऑफर किए गए, बहुत केयर की गई. बट द वाइट एलिफेंट वॉज नॉट हैप्पी. ही वॉज वेरी सैड बिकॉज ही हैज बीन अपार्टेड फ्रॉम हिज मदर. ये मैसेज कि किंग जो एलिफेंट है वो कुछ भी खा नहीं रहा है, बहुत परेशान है, कुछ भी अच्छा फील नहीं कर रहा है. जब ये मैसेजेस राजा के पास पहुंचे तो राजा बहुत दुखी हुआ. The worried trainer went straight to report the situation to their king. दुखी जो ट्रेनर थे यानी एलिफेंट ट्रेनर थे, वो स्ट्रेट मैंने डायरेक्टली कहाँ पहुँचे? टू रिपोर्ट द सिचुएशन, इस स्थिति की सूचना रिपोर्ट देने के लिए टू देयर किंग, अपने राजा के पास. द किंग वॉज एक्सट्रीमली कंसर्न. कंसर्न मीन्स वरीड. राजा
बहुत अधिक चिंतित हुआ, वरीड हुआ, एनेक्शियस था। When he heard, जब उसने सुना, what they had to say, जब जो मैसेजेस और महावत से उसको रिपोर्ट मिली एलिफेंट के बारे में, उसको सुनकर वो बहुत दुखी हुआ। एंड वेन टू अस्तबल हिमसेल्फ, और राजा स्वयं इस स्थिति का जायजा लेने अस्तबल जाए। ही ऑफर्ड द एलिफेंट फूड, उसने खुद अपने हाथों से व्हाइट एलिफेंट को फूड ऑफर किया, मतलब प्रदान किया, प्रस्तुत किया। फ्रॉम द रॉयल टेबल, शाही मेज से, टेबल से जो भी अच्छे अच्छे डिलीशियस फूड उसके लिए आए थे, वो खुद राजा ने अपने हाथ से उसको सर्व किया। एंड आस्क्ड हिम व्हाई ही ग्रीव इन दिस मैनर, राजा ने व्हाइट एलिफेंट से पूछा कि वो इस तरीके से दुखी क्यों है, क्या रीज़न है कि वो कुछ भी नहीं खा पी रहा और कुछ भी लग्जरियस लाइफ देने के बावजूद वो अपने आप को खुश नहीं महसूस कर रहा। द वाइट एलिफेंट रिप्लाइड, वाइट एलिफेंट ने रिप्लाई दिया, राजा को आंसर दिया, उत्तर दिया, that he would not eat a thing until he met his mother, वो कोई भी वस्तु, कोई भी खाने की चीज नहीं खाएगा जब तक वह अपनी माँ से नहीं मिल लेता। So the king asked him where his mother was, राजा ने पूछा कि एलिफेंट तुम्हारी माँ कहाँ है। The elephant replied, white elephant ने आंसर दिया, that she was back home on Mount Candorana, वो माउंट कैंडोराना के लेक के पास जो केव बनी है उसमें ही वो अपने घर में रहती है। एंड मस्ट बी वरीड एंड हंग्री, वो बहुत चिंतित होगी और भूखी भी होगी। आज शी वॉज ब्लाइंड, क्योंकि वो अंधी हैं। एंड हैड नो वन टू फीड हर, एलिफेंट, वाइट एलिफेंट की मदर ब्लाइंड थी और वाइट एलिफेंट के अलावा कोई भी नहीं था जो उनकी केयर करता, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करता। तो एंड हैड नो वन टू फीड हर, कोई नहीं था जो उसे खाना खिलाता। एंड टेक केयर ऑफ हर, और उसकी देखभाल करता। ही वॉज अफ्रेड दैट शी वुड डाई, उसे भय है कि कहीं वो मर ना गई हो। द कंपैशनेट किंग वॉज टच्ड बाई एलिफेंट स्टोरी, वो करुणा हृदय वाला मर्सीफुल किंग, दयावान राजा। द कंपैशनेट किंग वॉज टच्ड बाई एलिफेंट स्टोरी, वो दया से युक्त राजा इस वाइट एलिफेंट की स्टोरी से, इमोशनल स्टोरी से बहुत ज़्यादा द्रवित हुआ, उसके हृदय को छू गई कहानी। एंड आस्क्ड हिम टू रिटर्न टू हिज ब्लाइंड ओल्ड मदर, और उसने कहा कि वह अपनी उस बूढ़ी माँ, उस अंधी माँ के पास लौट जाए। एंड टेक केयर ऑफ हर एज ही हैड बीन डूइंग ऑल अलोंग, और उसकी केयर करे जैसा कि वो पहले सब कुछ करता रहा है। He set him free in love and kindness, बड़े स्नेह पूर्वक, दयालुता पूर्वक राजा ने उसको फ्री कर दिया, आजाद कर दिया। The happy elephant went running home as fast as he could, वो खुश हाथी, मतलब व्हाइट एलिफेंट इतना खुश हुआ क्योंकि राजा बड़ा दयालु था और उसने उसको उसकी माँ के बारे में जानकर फ्री कर दिया। तो बिल्कुल दौड़ता हुआ बिना रुके, जितना तेज वो दौड़ सकता था उतना वो दौड़ते हुए कहाँ पहुँचा, अपनी माँ के पास। And he was relieved to find that his mother was still alive. And then he reached his cave and found out that his mother was alive. He was free from his mental tension. He was free from worry and fear. वो इस बात से फ्री हो गया कि उसकी माँ मर तो नहीं गई। He filled his trunk with water. जैसा कि वो अपने बेटे के दुख में चुपचाप आंख बंद करके लेटी हुई थी, अंधी थी, तो देख भी नहीं सकती थी कि उसका बेटा वापस आ गया। He filled his trunk with water. उसने अपने सूंड में पानी को भरा and poured it over his sick mother, और अपनी बीमार माँ के ऊपर poured माने ड्रॉप के उड़ेल दिया। Who thought that it was raining? माँ ने सोचा लगता है बारिश शुरू हो गई। Because of her blindness, she was unable to know that her son has returned. Then she cried out as she thought that some evil spirit had come to harm her. और उसने ये भी गेस किया कि कहीं कोई एविल स्पिरिट, कोई बुरा व्यक्ति जंगल में आ गया है टू हार्म हर, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए। इस बात से वो चिल्ला उठी, चीख उठी एंड विश्ड
एंड प्रेड, और उसकी इच्छा थी, भगवान उसकी जो इच्छा थी उस इच्छा उसने भगवान के सामने रखा, ईश्वर से प्रे किया दैट हर सन was there to save her, कि काश उसका बेटा यहाँ उसके पास उसको बचाने के लिए होता। गॉड ने उसकी प्रेयर को सुना, उसकी विश पूरी की। द व्हाइट एलिफेंट जेंटली बेंट ओवर हिज ब्लाइंड मदर। व्हाइट एलिफेंट बहुत पोलाइटली स्मूथली अपनी माँ के ऊपर झुक गया एंड स्ट्रोक्ड हर लविंगली विथ अफेक्शन, स्नेहपूर्वक उसने अपनी सूंड से अपनी माँ को हिट किया। हिट मतलब चोट पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि स्पर्श किया ताकि वो एहसास कर सके। शी इमीडिएटली रिकॉग्नाइज्ड हिज टच। व्हाइट एलिफेंट की मदर ने तुरंत उसके स्पर्श को पहचान लिया एंड वॉज ओवरजॉयड, और बहुत खुश थी, बहुत इस बात से ओवरजॉयड थी कि उसका बेटा लौट आया। हर सन लिफ्टेड हर अप, उसके बेटे ने उसको ऊपर उठा लिया एंड टोल्ड हर दैट द काइंड एंड कंपैशनेट किंग ऑफ बनारस हैज सेट हिम फ्री, और उसको बताया कि जो राजा था बनारस का वो बड़ा ही दयालु है, बड़ा ही करुणा से युक्त है, मर्सीफुल है, और इसलिए उसने उस व्हाइट एलिफेंट को फ्री कर दिया। He was here to learn and look after his mother forever. अब उसने अपनी माँ को बताया कि वो वहाँ पर उसके लिए forever, for always, सदा सदा के लिए वह उसके स्नेह और उसके देखभाल के लिए उसके पास में ही मौजूद रहेगा। His mother was absolutely thrilled. Thrilled means full of joy, full of excitement. ये सुनकर कि अब उसका बेटा उसके पास में ही रहेगा, the mother was absolutely, completely full of joy, बहुत ज़्यादा आनंद से भर गई। And blessed the king, kind king, और यही नहीं, उसने उस दयालु राजा बनारस के जो मर्सीफुल किंग था उसके लिए अपनी ब्लेसिंग्स भी दी। With peace, prosperity and joy, she wished for the king that may God bless the king with peace, prosperity माने संपन्नता, wealth, property and joy, आनंद से, till the end of his days, जब तक उसके जीवन का अंत नहीं हो जाता। मतलब उसने उसके लिए प्रे किया कि वो राजा अपने पूरे जीवन में उस माँ के आशीर्वाद से पीसफुल रहे, प्रॉस्परस रहे और फॉरएवर लोग उसको रिस्पेक्ट करें। She was so thankful to him for sending her son back home, and really she was grateful for the king. Why? Because the kind king had returned his son to home for the take care of his mother. इस बात के लिए भी वो कृतज्ञ थी, एहसान मंद थी उस राजा का जिसने उसके बेटे को उसके पास सेवा के लिए वापस भेज दिया था। The white elephant was able to take good care of his mother. जो व्हाइट एलिफेंट था उसने अपनी माँ की पूरी लाइफ, होल लाइफ बहुत सेवा की, उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखा। टिल द डे शी डाइड, उस दिन तक जब तक उसकी मदर की डेथ नहीं हो गई। एंड व्हेन ही डाइड हिमसेल्फ, एंड आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड व्हेन द व्हाइट एलिफेंट बिकेम ओल्ड एंड ही हैड डाइड, द किंग इरेक्टेड अ स्टैचू ऑफ हिम। तो राजा ने, क्योंकि राजा व्हाइट एलिफेंट से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था, तो उसने उसकी मेमोरी में एक स्टैचू, व्हाइट एलिफेंट का एक प्रतिमा, एक स्टैचू को इरेक्ट किया, मतलब बेड बनवाया। इन द मेमोरी ऑफ द व्हाइट एलिफेंट द किंग मेड अ स्टैचू इन द माउंट कोरोडोना एंड बाय द साइड ऑफ द लेक। कहाँ बनवाया? उसी झील के किनारे जहाँ पे केव में वो व्हाइट एलिफेंट रहता था। And held an annual elephant festival there in the memory of such a caring and noble soul. As the king knew, although white elephant was an animal, but in spite of being animal, he had a kind heart like human beings, and he lived a very pious life, very holy life. That's why in the memory of white elephant, the king made a statue. And every year, an annual function, the annual festival was held in the forest in the memory of white elephant. So, the student, this is the story and first chapter of your syllabus is completed. And I think there is some exercise that has been done in your book.
am going to answer. I am going to provide answer. You can tell your answers. As the first question is write the correct option. So first correct option, there lived a herd. Second one is the white elephant greatly loved his mother who had grown blind. Third one, the white elephant followed the forester and told him not to be afraid. The white elephant's mother was scared that the king would ride his son into the battle. The king was extremely concerned. Now, true false. Each day, the white elephant would go deep into the forest in search of food. This is true. The white elephant's mother was happy to receive the best of the wild fruits sent by her son. False. On seeing the big white elephant, the forester wanted to help him. That one is false. Sentence number 4. The king dispatched a number of soldiers and elephant trainers along with the forester. This one is true. The white elephant went running home as fast as he could. This one is false. And last sentence is, when the white elephant died, the king erected a statue of him by the side of the land. This one is true. Question answers and other exercises will be provided in PDF, and that one be noted down in your fair copy. Okay, students, that's enough for today. Have a nice day. Myself Rakesh Kumar, maths teacher of Shivaji Group of Institution. मैथ क्लास में 8th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आपने पिछली क्लास में एक्सरसाइज नंबर 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया था। इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 है, एक व्यक्ति ने अपने बगीचे में 11,025 पौधे लगाए एवं उसने प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगाए जितनी पंक्तियां थीं। पंक्तियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें उतने ही और जितने ही आया हुआ है, इसलिए हमको पता चल गया कि हमें इसका वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए आप करेंगे कैसे? लिखेंगे माना बाग में पंक्तियों की संख्या, बाग में पंक्तियों की संख्या बराबर x। तब प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या बराबर भी x होगी, क्योंकि उतने ही पौधे हैं जितने की बाग में पंक्तियां हैं। तो हमने मान लिया माना बाग में पंक्तियों की संख्या बराबर x, तब प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या बराबर x। तब बाग में कुल पौधों की संख्या बराबर कुल पौधों की संख्या बराबर, यानी पंक्तियों की संख्या का गुणा पंक्तियों में उपस्थित पौधों की संख्या का गुणा कर दिया जाए तो बाग में कुल पौधों की संख्या मिल जाए। तो x गुणा x बराबर x²। अब प्रश्नानुसार x² बराबर 11,025 कुल पौधे हैं, ये आपके पास दिए हुए हैं। तो 11,025 हमें x का मान निकालना है, x² का नहीं। तो x बराबर, अब बाईं तरफ का वर्गमूल लिया हुआ है तो दाईं तरफ का भी वर्गमूल ले लिया जाए। तो 11,025। अब इसको गुणनखंड विधि से करना है, तो 11,025 के हमको अभाज्य गुणनखंड करने रहेंगे। तो 11,025 तो 5, 2, 7, चूंकि इकाई के स्थान पर विषम संख्या है इसलिए ये 2 से विभाजित नहीं होगा। तो 5, 2, 7, 1, 8, 1, 9, यानी अंकों का योग 9 है, इसलिए ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो 3 त्रिका 9, 2 बच गया 20 हो गया, 3 6 18, 2 बचा 22 हो गया, 3
सत्ते 21 और 1 बचा 15 हो गया, 3 बचे 15 और अभी भी ये 3 से विभाजित होगी। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 बचे 15। अब 5 2 7 3 10 यानी अंकों का योग 10 हो गया, इसलिए ये 3 से विभाजित नहीं होगी तो अब 5 से विभाजित होगी। 5 दूनी 10, 2 बचा 22 हो गया, 5 चौको 20 और 5 25। अभी भी ये 5 से कटेगा, 5 चौको 20 और 5 नमा 45। अब 7 से कटेगा, 7 सत्ते 49, 7 और 1 हो गया। तो इस प्रकार से x बराबर हमें 11,025 के जो अभाज्य गुणनखंड मिले वो है 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 और गुणा 7 गुणा 7। तो x बराबर, अब 2 2 के जोड़े बनाते हैं तो पहला जोड़ा 3 का बन गया, दूसरा 5 का बन गया और तीसरा 7 का बन गया। प्रत्येक जोड़े से एक अंक को बाहर करते हैं तो 3 गुणा 5 गुणा 7 तो बराबर, तो x बराबर 3 बचे 15 और गुणा 7 बराबर 15 सत्ते 105। यानी भाग में पंक्तियों की संख्या, आंसर मिल गया। भाग में पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या बराबर 105 हो गया। शायद आप आ गया होगा। पंक्तियों की संख्या भी 105 हो गई और प्रत्येक पंक्ति में पदों की संख्या भी 105 हो गई। तो अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6, क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी तरीके का कुछ है। क्वेश्चन नंबर 6 में है 16,160 में से वह कौन सी सबसे छोटी संख्या घटाई जाए जिससे वह या पूर्ण वर्ग बन जाए। इस पूर्ण वर्ग का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो घटाने और जोड़ने की प्रक्रिया में भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करते हैं। वैसे इस क्वेश्चन को यहाँ भी नहीं होना चाहिए था, लेकिन चलो कोई बात नहीं। तो संख्या हमारे पास है 16,160, तो 16,160 लिखेंगे और इसको भाग विधि से इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे। भाग विधि से ज्ञात करने के लिए नीचे से 2 2 के जोड़े बनाते हैं। तो पहला जोड़ा हो गया, दूसरा जोड़ा हो गया और तीसरा जोड़ा हो गया। तो पहला जोड़ा अब आपके पास 1 है। कौन सी ऐसी संख्या है जिसको उसी संख्या में गुणा करने पर गुणनफल 1 से अधिक ना हो। तो 1 एकम 1, तो 1 को भागफल में भी लिखेंगे और करने के बाहर भी लिखेंगे और 1 का गुणा 1 में करके 1 लिख देंगे और फिर इसको घटाएंगे, प्लस 1 यहाँ कर देंगे तो 2 हो गया और दूसरे जोड़े को उतार लेंगे। क्योंकि 1 में घटाया 0 हो गया, यहाँ 61 हुआ। अब नीचे वाले अंक को यानी इकाई वाले अंक को बंद करते हैं जिससे हमको ये पता चल जाए कि लगभग कितनी बार भाग जाता होगा। तो 2 3 6 यानी अगर यहाँ 3 लिखेंगे तो 23 हो जाएगा। 23 3 69 ज़्यादा हो जाता है तो इसलिए 2 बार जाएगा। 2 यहाँ भी लिखेंगे और 2 इसके नीचे भी लिखेंगे। 2 का गुणा 22 में करके 22 दूनी 44 यहाँ लिख देंगे। 61 में से 44 को घटा लेंगे तो 11 में 4 गया 7। अब यहाँ 5 रह गया, 5 में 4 गया 1। नीचे वाले जोड़े को भी अब यहाँ उतार लेंगे तो ये हो गया 60 और प्लस इसका चाहे 2 गुना लिखें या इस 2 को 22 में जोड़ करके लिखते हैं तो यहाँ हो जाएगा 24। और अब हम इसमें फिर से नीचे वाले अंक को बंद करते हैं। 24 का भाग 176 में देकर देखते हैं तो एक आइडिया मिल जाएगा। तो आइडिया है कि 7 टाइम्स लगभग जाना चाहिए। संख्या आपके पास है 16,160 ही थी तो 7 बार जाएगा तो 7 यहाँ भी लिखेंगे और 7 को 247 यहाँ हो जाएगा। 24 के नीचे लिख देंगे। 7 का गुना 247 में करके यहाँ लिख देंगे तो 7 सत्ते 49 और 7 चौको 28, 4 32, यहाँ से 3 आ गया। 7 दूनी 14 और 3 17 यानी 1729 हो गया। 60 में से 29 को घटाएंगे यानी 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 बचेगा और यहाँ 5 रह गया, 5 में 2 घटाएंगे तो 3 बचेगा यानी 31 शेष बचता है।
तो हम अगर इस संख्या यानी 16,160 में 31 को घटा दें तो संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो पूर्ण वर्ग संख्या बराबर पूर्ण वर्ग संख्या बराबर 16,160 माइनस 31 और बराबर घटा लेंगे इसको। तो 10 में से 1 कम करेंगे तो 9 आ गया और यहाँ 5 रह गया, 5 में 3 तो 2 हो गया और 1 6 1 पूर्ण वर्ग संख्या आपको मिल गई। यानी घटाने पे 31 घटाने पर संख्या पूर्ण वर्ग ये होगी और वर्गमूल बराबर हो जाएगा 127। तो आंसर आपके 2 हो गए। 31 घटाने पर संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी और वर्गमूल निकालेंगे तो 27 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, सबसे छोटी वह वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 8 5 12 15 जो 8 5 12 और 15 जो 8 5 12 और 15 प्रत्येक संख्या से पूर्णतया विभाजित हो जाए। तो अब चूंकि विभाजित हो जाए तो सबसे पहले हमको इनका एक एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के लिए हमको इस तरीके से इसमें कामा भी लगा देना है। तो 2 से पहले देखेंगे, 2 से कौन सी 8 और 12 2 से विभाजित हो जाती हैं, तो 2 से विभाजित करेंगे तो 2 चौको 8, 5 ऐसे ही लिख देंगे, 2 6 12 और 15 को भी ऐसे लिख देंगे। अभी भी 2 से विभाजित होगी तो 2 से 2 दूनी 4 और 5 3 15। अभी भी ये 2 से विभाजित होगी तो 2 1 हो गया, 5 हो गया और 3 हो गया और 15 हो गया। अब ये 3 से विभाजित होगी तो 3 से 1 5 1 और 3 तो 3 बचे 15। 3 से 15 को तो 5 आएगा, ठीक। अब 5 से विभाजित होगी 1 1 1 और 1। हमें पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करनी है, इसलिए इनके सभी के जोड़े कंप्लीट करने हैं। तो संख्या बराबर पहले तो यहाँ लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 3 गुणा 5। तो एक जोड़ा तो हमारा ये बन रहा है, बाकी जोड़े नहीं बन रहे तो सभी संख्याओं के जोड़े कंप्लीट कर देने होते हैं। तो इसमें 2 से और गुणा कर दिया जाए, 3 से भी कर दिया जाए और 5 से भी कर दिया जाए। तो 2 3 5 सभी के जोड़े कंप्लीट हो जाएंगे और सबका गुणा कर दिया जाए तो संख्या हमको पूर्ण वर्ग मिल जाएगी। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 पंचे 120 120 दूनी 240 तो बराबर 240 गुणा 15 बराबर 15 0 0 15 चौको 60 15 दूनी 30 और 6 36। 15 0 0 15 चौको 60 15 दूनी 30 6 36 ये संख्या पूर्ण वर्ग होगी। तो आंसर मिल गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, सबसे छोटी वह वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 3 7 9 14 21 प्रत्येक संख्या से पूर्णतया विभाजित हो जाए। तो बिल्कुल सेम ये क्वेश्चन नंबर 7 जैसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही करना है। तो बच्चों इसको आप कर सकते हैं। तो इस क्लास में एक्सरसाइज नंबर आपका 1.2 कंप्लीट हो गया। इस क्लास में बस इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको क्लास 8 भूगोल पार्ट 1 प्राकृतिक संसाधन चैप्टर को समझाया था। आज मैं संसाधन चैप्टर की क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज को समझा रही हूँ। तो बच्चों, बात करते हैं कि मूल
तो ये विकास के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, संभावित संसाधन, वास्तविक संसाधन। अब हम बात करते हैं नवीनीकरण के आधार पर। तो नवीनीकरण के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन, रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो हम बात करते हैं कि नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं बच्चों। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि नवीकरणीय संसाधन जिनको एक बार नष्ट होने के बाद वो दोबारा उनका नवीनीकरण किया जा सकता है, उनको दोबारा रिन्यू किया जा सकता है। जैसे जल है, जल एक बार खर्च हो जाए तो हम दोबारा उसको प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हमारे क्या है, नवीकरणीय संसाधन है, उनका दोबारा उपयोग किया जा सकता है। लेकिन अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं बच्चों, जिनके बनने में ही इतना अधिक समय लग जाता है कि इनका दोबारा नवीनीकरण नहीं किया जा सकता, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये सब हमारे क्या है, अनवीकरणीय संसाधन है। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं कि वो संसाधन जो प्रकृति द्वारा उपहार में दिए जाते हैं और जिनके बदले मनुष्य को किसी भी प्रकार का मूल्य चुकाना नहीं पड़ता, उन संसाधनों को जो लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं निर्वाहित विकास। तो बच्चों निर्वाहित विकास क्या होता है, निर्वाहित विकास के अंतर्गत क्या होता है, संसाधन को अपव्यय से रोकना, व्यर्थ पदार्थों का पुनर्निर्माण करना और रिसाइक्लिंग जिसको कहते हैं पुनर्प्रयोग करना, पर्यावरण मित्र संसाधनों का उपयोग करना, ये सभी चीजें हमारे निर्वाहित विकास के अंतर्गत आते हैं। हम इसके आगे बात करने जा रहे हैं रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 जिसको हम समझाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं स्थान पर मनुष्यों की आवश्यकताएं एक जगह नहीं होती। तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों, सभी जगह मनुष्यों की आवश्यकताएं एक जैसी नहीं होती, मनुष्यों की आवश्यकताएं असीमित होती हैं। समाज की प्रगति के साथ साथ क्या होता है, मनुष्य की आवश्यकताएं भी बढ़ती जाती हैं और इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मनुष्य क्या करता है, अपने आसपास के संसाधनों के अलावा संसार में पाए जाने वाले संसाधनों का भी प्रयोग करता है। दूसरा है सभी प्राकृतिक तत्व जो कि पृथ्वी का एक हिस्सा है और जिसका उपयोग सभी प्राकृतिक तत्व जो प्रकृति का एक हिस्सा है, जैसे कि मैंने आपको बताया था अपने प्रीवियस लेक्चर में कि सभी प्राकृतिक तत्व जो प्रकृति का एक हिस्सा है और जिसका उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करता है, उसको बच्चों क्या कहते हैं, संसाधन, रिसोर्सेस। तो ये हमें आराम देते हैं, हमारी जरूरत को पूरा करते हैं। और उसके बाद बात करते हैं संसाधन एक निश्चित क्षेत्र में पाए जाते हैं। कौन से संसाधन एक निश्चित क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो बच्चों कौन से संसाधन ऐसे हैं जो एक निश्चित क्षेत्र में पाए जाते हैं और जिसका प्रयोग मनुष्यों द्वारा भविष्य में किया जा सकता है। तो ये हमारे संसाधन कहलाते हैं संभवतः संसाधन। कौन से संसाधन कहलाते हैं बच्चों, संभवतः संसाधन, जो कि एक निश्चित क्षेत्र में पाए जाते हैं और जिसका उपयोग मनुष्य भविष्य में कर सकता है। अच्छा, वो कौन से संसाधन हैं जो पुनर्निर्मित हो सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया ऐसे कौन से संसाधन हैं जो पुनर्निर्मित हो सकते हैं। तो ऐसे संसाधन है हमारे नवीकरणीय संसाधन जिनको हम दोबारा निर्माण कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान तथा भविष्य के लिए उनका संरक्षण करना, मतलब जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको हमको वर्तमान में तो संरक्षण करना ही है, भविष्य में भी बचा के रखना है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं बच्चों संसाधन संरक्षण। संसाधन संरक्षण, इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं संसाधन संरक्षण। बच्चों अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को समझाने जा रही हूँ अंतर सजीव निर्जीव। जैसा कि मैं बताई चुकी हूँ कि सजीव संसाधन में होते हैं जिनमें जीवन होता है और निर्जीव संसाधन में होते हैं जिनमें जीवन का अभाव होता है और जो सजीव संसाधन पर निर्भर रहते हैं। नेक्स्ट है संभावित और वास्तविक संसाधन में बता चुकी हूँ। संभावित संसाधन वे होते हैं जिनका वर्तमान में उपयोग नहीं किया जा रहा और भविष्य में जिनका उपयोग होने की संभावना है और उनकी मात्रा में निश्चित नहीं होती है। वास्तविक संसाधन वे होते हैं जिनकी मात्रा निश्चित होती है। और मानवीय संसाधन क्या होते हैं बच्चों, मानवीय और अमानवीय में अंतर क्या होता है। मानवीय संसाधन वे होते हैं जो मनुष्य जिसका उपयोग मनुष्य अपनी योग्यता, बल और गतिविधियों और कार्यों के आधार पर करता है, जैसे सड़क, रेल और इमारत, इन सब ये सब हमारे क्या है, मानवीय संसाधन। अमानवीय संसाधन वे होते हैं जिनका उपयोग मनुष्यों के द्वारा नहीं किया जाता और जिनके
कोई हाथ नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा आता है स्थानीय तथा अस्थानीय संसाधन। तो बच्चों स्थानीय संसाधन हमारे क्या होते हैं, जो कि किसी एक सीमित स्थान पर पाए जाते हैं, जैसे सोना या चांदी। तो अस्थानीय संसाधन क्या होते हैं बच्चों, जो हर जगह हमको देखने को मिलते हैं। तो ये इसमें क्या होता है, हवा सूर्य का प्रकाश हमको हर जगह देखने को मिलेगा। इसका कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं है कि हमको इस प्लेस में सूर्य और हवा का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश और हवा मिलेगी और दूसरी जगह नहीं मिलेगी। ये हमको एवरीवेयर वी कैन सी एयर, वी कैन सी द लाइट ऑफ सन एवरीवेयर, है ना। हम हर जगह सूर्य का प्रकाश और हवा को महसूस कर सकते हैं। तो बच्चों अभी तक मैंने आपको प्राकृतिक संसाधन चैप्टर की एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर को समझाया था। अब मैं ज्योग्राफी पार्ट 2 शुरू करने जा रही हूँ। पार्ट का नाम है भूमि, मृदा, जल संसाधन, लैंड, सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों भूमि, लैंड। तो भूमि एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। भूमि क्या है बच्चों, हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। इसने पृथ्वी का लगभग 30% भाग क्या कर दिया है, घेरा हुआ है। और इस छोटे से क्षेत्रफल का प्रत्येक भाग रहने योग्य नहीं होता। जरूरी नहीं है कि किसी इलाके में समतल भूमि होती है, किसी स्थान पर ऊबड़-खाबड़ भूमि होती है, किसी स्थान पर बंजर भूमि होती है। तो भूमि हर जगह इक्वल नहीं होती है। तो इसका हर इस छोटे से क्षेत्रफल का प्रत्येक भाग क्या होता है बच्चों, रहने योग्य नहीं होता है। संसार के विभिन्न भागों में जनसंख्या का असमान वितरण किस पर निर्भर करता है, भूमि तथा वातावरण के ऊपर निर्भर करता है। बच्चों जनसंख्या का वितरण सब जगह समान नहीं होता। कोई एरियाज बहुत घनी आबादी वाले होते हैं, कोई एरियाज कैसे होते हैं, आंशिक आबादी वाले होते हैं, स्पार्सली पॉपुलेशन वाले कंट्रीज होते हैं, और कुछ डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज होते हैं। जैसे कि हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान बच्चों हमारा घनी आबादी वाला क्षेत्र है। क्यों? क्योंकि यहाँ इस मैदान का निर्माण किससे हुआ है, नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से इस मैदान का निर्माण हुआ। तो ये जो एलुवियल सिल्ट है, एलुवियल जो नदियों द्वारा लाया जा रहा है, उससे मैदान का निर्माण हुआ है। तो ये जनसंख्या को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो ये हमारा क्या है, एरिया घनी आबादी वाला क्षेत्र है। तो किसी भी स्थान पर जनसंख्या का वितरण है वो भूमि तथा वातावरण पर निर्भर करता है। अगर आपकी जिस स्थान पर आप जा रहे हो वहां की अगर भूमि उपजाऊ है तो वहां पे बहुत अधिक जनसंख्या देखने को मिलेगी। इसके बजाय अगर जिस स्थान की भूमि ऊबड़-खाबड़ है, बंजर है, दिस इज नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन, तो वहां पे आपको बहुत आंशिक जनसंख्या देखने को मिलेगी। इसी तरह से क्लाइमेट का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। मैदानों पर्वतों की तुलना में मैदानों में रहना बहुत अधिक लाभकारी होता है, और क्योंकि पर्वतों की तुलना में मैदानों में बहुत अधिक सुविधाएं देखने को मिलती हैं, जैसे कि संचार के साधन और रोड देखने को मिलेंगी और भी सुविधाएं मिलेंगी। तो लोग पर्वतों की तुलना में मैदानों में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। तो बच्चों जनसंख्या का वितरण किस पर निर्भर करता है, भूमि तथा वातावरण पर निर्भर करता है। जनसंख्या का जो असमान वितरण है वो किस पर निर्भर करता है बच्चों, भूमि तथा वातावरण पर निर्भर करता है। आंशिक जनसंख्या वाले क्षेत्र, जिसको मैं बताने जा रही थी, आंशिक जनसंख्या मतलब जहां बहुत कम जनसंख्या होती है, आंशिक जनसंख्या वाले क्षेत्र, स्पार्सली पॉपुलेटेड करते हैं। तो जैसे ऊबड़-खाबड़ स्थान, अत्यधिक ढाल युक्त पर्वतीय क्षेत्र, पहाड़ों वाले क्षेत्र, निचले आशु प्रभावित क्षेत्र, और जो जल कटाई, रेगिस्तानी क्षेत्र, ये सब हमारे क्या है, ये सब हमारे आंशिक जनसंख्या वाले क्षेत्र, और ये बहुत कम जनसंख्या को अपनी ओर प्रभावित करते हैं। उसके बाद आता है घनी आबादी वाले क्षेत्र, घनी आबादी वाले क्षेत्र। तो बच्चों घनी आबादी वाले क्षेत्र में क्या होता है, घनी आबादी वाले क्षेत्र जैसे मैदान, जैसे मैंने बताया मैदान तथा नदी घाटियों के द्वारा, नदी की घाटियों वाले क्षेत्र जो कि किसके लिए उपयोगी होते हैं, खेती के लिए उपयोगी होते हैं। जो कि किसके लिए उपयुक्त होते हैं बच्चों, खेती के लिए उपयुक्त होते हैं। तो ये अपनी तरफ घनी आबादी को, डेंसली पॉपुलेशन एरियाज होते हैं, तो अपनी तरफ घनी आबादी को आकर्षित करते हैं। अब हम बात करते हैं भूमि का उपयोग। भूमि का उपयोग, यूजेस ऑफ लैंड। तो बच्चों भूमि का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों
उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जैसे कि खेती, वन निर्माण, खनिज निकालना, घरों का निर्माण, सड़कों का निर्माण और औद्योगिकरण में समानता भूमि के उपयोग को किया जाता है। Now that's all for today. I will continue this chapter in my next video. Welcome to Shivaji Group of Institutions online classes. Yesterday I have taught you chapter first, यूरोपियों का भारत में आगमन या यूरोपियों का भारत में आगमन, पार्ट ए मैं आपको कल पढ़ा चुकी हूँ। आज मैं आपको यूरोपियों का भारत आगमन के नेक्स्ट टॉपिक माने नेक्स्ट पॉइंट बताने जा रही हूँ, जिसमें कल हम आपको पढ़ा चुके हैं कि पुर्तगालियों यानी सबसे पहले पुर्तगाली जो भारत में एक व्यापार यानी व्यापार करने के माध्यम से आए थे। पुर्तगालियों का तथा इससे पहले भी भारत और यूरोपीय देशों का कई देशों के साथ स्थल मार्ग द्वारा व्यापार होता था। बट वास्को डी गामा के आने के बाद यानी वास्को डी गामा के समुद्री खोज मार्ग के खोज के बाद भारत के साथ यूरोपीय देशों का जो व्यापार था वह समुद्री मार्ग से होने लगा। इससे पुर्तगाली यानी इससे पहले पुर्तगाली और डच जो भारत में व्यापार करने के माध्यम से आए थे, इनका भारत में आने का प्रमुख उद्देश्य जो था व्यापार करना था। परंतु जैसे पुर्तगाली आए, उनका भारत में आने का उद्देश्य तो व्यापार करना था, बट बाद में उन्होंने भारत की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था से भी वह जुड़ते गए। डचों का भी भारत में आगमन यानी आने का कारण व्यापार करना ही था। पुर्तगाली और डचों के बाद भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का जो कारण था, उसके बाद फ्रांसीसी थर्ड नंबर पर भारत में आए, जिसमें भारत के साथ व्यापार करने के लिए प्रथम फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना 1664 में हुई। भारत के साथ फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना जो थी व्यापार करने के माध्यम से या व्यापार करने के उद्देश्य से 1664 में स्थापित की गई। फ्रांसीसियों ने भारत में पांडिचेरी तथा चंद्रनगर में व्यापारिक केंद्र स्टार्ट किए। यानी जब फ्रांसीसी भारत आए तो सबसे पहले उन्होंने अपनी कंपनी पांडिचेरी और चंद्रनगर से व्यापार शुरुआत किया। हालांकि इन्होंने यही पुर्तगाली और डचों के अनुसार फ्रांसीसियों का भी वही मत था कि इनका जो मन था या इनका जो लगाव था धीरे धीरे व्यापार में कम होता गया और ये भारत की राजनीति के साथ अधिक रुचि दिखाने लगे, या इनकी जो लगन थी वह भारत की राजनीति के साथ और भी अधिक बढ़ती गई। इतिहास में कार्नाटिक ये बताया जाता है धीरे धीरे फ्रांसीसियों के पतन का भी कारण बनता गया, जिसमें फ्रांसीसियों के बाद ब्रिटिशर्स यानी अंग्रेजों के आगमन से इतिहास में कार्नाटिक अथवा कर्नाटक युद्ध के नाम से जो प्रसिद्ध है, कर्नाटक युद्ध के माध्यम से अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से युद्ध करके फ्रांसीसियों के भाग्य को ही पूरी तरह से भारत में बदल दिया। ये कहा जा सकता है कि कर्नाटक युद्ध जो था वो फ्रांसीसियों के लिए पूरी तरह से पतन का कारण था। कलकत्ता के पास इसके बाद फ्रांसीसियों ने कलकत्ता के पास बंगाल के चंदरनागौर में भी अपने कई व्यापारिक केंद्र बनाए। कई व्यापारिक केंद्र उनके जो थे वो कलकत्ता के पास बंगाल के चंदरनागौर में भी स्थापित थे। फ्रांसीसियों ने सबसे पहला कारखाना व्यापार करने का सबसे पहला कारखाना जो था वो सूरत में शुरुआत की। इसे ये माना जाता है कि ये इनका सबसे पहला कारखाना था।
स्टूडेंट्स, मैंने आपको इससे पहले फ्रांसीसियों के बारे में आपको बताया कि फ्रांसीसी बड़े जो यूरोपियों का आगमन का जो क्रम था, यानी पुर्तगाली आए, पुर्तगालियों के बाद डचों का आगमन था, डचों के बाद फ्रांसीसियों का आगमन था, और फ्रांसीसियों के आगमन के बाद यानी कर्नाटक युद्ध के बाद भारत में पूरी तरह से फ्रांसीसियों का पतन हो गया था। इसके बाद ब्रिटिशर्स यानी अंग्रेज जो थे वह भारत में पूरे समृद्ध या पूरी शक्ति के साथ उन्होंने भारत में प्रवेश किया। उन्होंने पहले माने उनका भारत आने का जो उद्देश्य था वो केवल व्यापार करना था। उन्होंने भारत में आकर या भारत में आने के बाद ये देखा कि भारत में जो भी मुगल सम्राट थे वह बहुत ही कमजोर थे, या उनकी जो राजनीतिक व्यवस्था थी वह बहुत ही कमजोर थी। सबसे पहले उन्होंने मुगल सम्राट यानी मुगल सम्राटों से आदेश लेकर यहाँ व्यापार करने की अनुमति प्रदान की, जिसमें उन्होंने जहांगीर तथा कई ऐसे मुगल सम्राटों से अनुमति प्रदान की। ब्रिटिश ने 1600 ईस्वी में भारत के साथ व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। माने हम ये मानते हैं कि 1600 ईस्वी में ब्रिटिशर्स ने भारत में अपने पैर जमाने के लिए सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। उन्होंने माने ब्रिटिशर्स ने क्या किया, मुगल गवर्नर से आदेश लेकर, माने मुगल गवर्नर्स जो थे उस समय वह बहुत ही कमजोर थे, उनके पावर्स जो थे बहुत ही कमजोर थे, तो उनसे धीरे धीरे आदेश लेकर उन्होंने 1611 ईस्वी में सूरत में अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित की। माने उन्होंने 1611 में सूरत में अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित की। ये माना जाता है कि बाद में उनका जो उद्देश्य था, भारत में एंट्री करने के बाद यानी भारत में प्रवेश करने के बाद वह भारत के क्षेत्र में विस्तृत रूप से फैल जाना चाहते थे। उन्होंने बाद में उन्होंने भारत में अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर, आगरा, पटना, कासिम बाजार, कलकत्ता, ढाका, बंबई आदि जगह पर अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की। माना यह जाता है कि वह पूर्व से एंट्री करने के बाद माने पूरी तरह से पश्चिम तक फैल चुके थे, और जहां भी माने जिस भी स्थान पर वह जाते थे वहां पर वह अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित कर लेते थे। ब्रिटिशर्स जो थे उनका राजनीति में उनकी अच्छी महत्वाकांक्षा थी। उनका मतलब था कि यहाँ की राजनीति में इन्वॉल्व होना, माने भारत की राजनीति से इन्वॉल्व होना और यहाँ की राजनीति को समझना। मुगल सम्राट उस समय कौन, फारुख सियार से कंपनी को हैदराबाद, बंगाल, गुजरात से कर मुक्त, यानी उन्होंने क्या किया था कि जो उस समय कंपनी उन्होंने हैदराबाद, बंगाल, गुजरात में लगाई थी, उन व्यापार माने उन कंपनियों के लिए उन्होंने कर मुक्त माने उन्हें कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता था, क्योंकि उनका जो व्यापार था उस समय उसमें उन्हें विशेषाधिकार माने एक विशेष अधिकार प्राप्त हो गया था। ये माना जाता है कि इससे पहले उन्हें एक कंपनी के लिए 3000 रुपए सालाना देने होते थे। माने इससे पहले कंपनी को 3000 रुपए विशेष रूप से सालाना देने होते थे। वो भी उन्होंने मुगल सम्राट फारूक सियार से उन्हें कर मुक्त करा लिया था। ये माना जाता है कि कलकत्ता में एक किला उन्होंने एक किला बनवाया था। इस किले को उन्होंने फोर्ट विलियम नाम दिया था। ये माना जाता है कि अंग्रेजों के भारत में आगमन का जो कारण था या भारत में जो आए थे, केवल भारत के साथ व्यापार करना था या भारत के साथ अपने व्यापारिक संबंध बनाने थे, परंतु भारत में आगमन के बाद उन्होंने धीरे धीरे अपनी शक्तियों को फैलाने के साथ साथ यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था से वह पूरी तरह जुड़ चुके थे। यही कारण था कि उन्होंने भारतीयों को पश्चिमी शिक्षा के माध्यम से पश्चिमी शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से देना शुरुआत किया, और इन शिक्षा के माध्यम से कम्युनिकेशन यानी जो यहाँ पर यातायात के साधन नहीं थे, कम्युनिकेशन के साधन नहीं थे, वो सारे साधन उपलब्ध कराने के साथ साथ उन्होंने भारतीयों को अपनी ओर आकर्षित करना शुरुआत कर दिया था, जिससे भारतीयों का जीवन जो था वह आकर्षक सरल और आसान हो गया था। नाउ स्टूडेंट्स, मैंने आपको आज
इस चैप्टर्स के दो टॉपिक्स के बारे में एक्सप्लेन किया है। अब हम आपको अगले वीडियो के माध्यम से अगले टॉपिक्स बताएंगे। मैं रेणुलता पांडे, संस्कृत शिक्षिका, शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, क्लास 8 हिंदी माध्यम के बच्चों को प्रथमा पाठा वंदना इसकी एक्सरसाइज कराने जा रही हूँ बच्चों। इसके पहले मैं आपको इस लेसन का अर्थ पढ़ा चुकी हूँ, और जैसा कि मैंने कहा था कि इस लेसन के वर्ड मीनिंग यानी शब्दार्थ आप अपनी नोटबुक में सबसे पहले लिखेंगे, फिर जो मैंने श्लोक पढ़ा है श्लोक का अर्थ लिखेंगे। इसके बाद अगला स्टेप जो है वो अनुप्रयोगा यानी एक्सरसाइज का है। एक्सरसाइज में ये जो प्रश्नोत्तर है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। तो ये जो प्रश्नोत्तर है ये आपको अपनी बुक में तो पेंसिल से फिल करने ही है, आपको अपनी नोटबुक में भी लिखने हैं, ठीक है। तो मैं आपको इस वंदना पाठ के बारे में एक बार फिर से बता दूं। इस पाठ में ईश्वर की वंदना की गई है, और वैसे भी हम लोग आमतौर पर जब भी कोई कार्य शुभ कार्य प्रारंभ करते हैं तो ईश्वर की वंदना या आराधना जरूर करते हैं। वो भी इसलिए कि हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा बनी रहे, हम जो कार्य करना चाह रहे हैं वो हमारा कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो जाए, उसमें किसी तरह की बाधा ना आए, कोई व्यवधान ना आए, वो कार्य अच्छी तरह से संपन्न हो जाए। इस निष्ठा के साथ हम ईश्वर की वंदना करते हैं। तो जो आपने 2 श्लोक पढ़े हैं उसमें ईश्वर की वंदना करते हुए अपने इन्हीं भावों को हमने प्रकट किया। इसके बाद अनुप्रयोगा यानी एक्सरसाइज है बच्चों। ये जो प्रश्नोत्तर है मैंने बताया कि आपको ये अपनी नोटबुक में भी लिखने हैं। अच्छा, एक बात और है कि मैं ये चाहती हूँ कि ये जो संस्कृत के प्रश्नोत्तर है एक बार आपको फिर से मैं हिंदी में बता दूं, इसका हिंदी रूपांतर कर दूं, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। इसीलिए मैंने ये प्रश्नोत्तर लिखाए हैं। देखिए बच्चों, जब तक आप इसका हिंदी अर्थ नहीं समझेंगे तब तक आप अच्छी तरह से इसे कंठस्थ भी नहीं कर पाएंगे। तो पहले इसको आप हिंदी में समझ लीजिए, इसीलिए मैं ये लिखा रही हूँ प्रश्नोत्तर। मूकम किम करोति मीन्स गूंगा, मूकम मीन्स गूंगा, किम करोति और द्विवचन है, गूंगे को हो जाएगा। मूकम किम करोति, गूंगे को क्या करता है, यानी ईश्वर गूंगे को क्या करता है। तो आपका उत्तर होगा गूंगे को वाचाल बनाता है। मूकम करोति वाचालम, गूंगे को वाचाल यानी बोलने वाला बनाता है। बच्चों, संस्कृत में ये सुविधा है कि आप क्रिया पहले लिखते हैं, कर्म बीच में लिखें, या कर्म लास्ट में लिखें, या कर्ता लास्ट में लिखें, उससे अर्थ परिवर्तन नहीं होता है। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ करोति क्रिया शब्द जो है सहायक क्रिया, ये बीच में लिखी हुई है, ठीक है। बस संस्कृत भाषा ही एक ऐसी भाषा है कि आप कर्ता क्रिया कर्म को किसी भी स्थान पर रखें, उससे अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि ये है वाक्य, मूकम करोति वाचालम, गूंगे को वाचाल बना देता है। ऐसे भी लिख सकते हैं आप, मूकम वाचालम करोति, ठीक है। तो यानी ईश्वर जो है गूंगे को वाचाल बना देता है, ये इसका अर्थ हुआ। तो पहले आप हिंदी में समझ लें, फिर उसे संस्कृत में याद करें, क्योंकि लिखना आपको संस्कृत में ही है। इसी तरह अगला है पंगु कथम गिरिम लंघिते, लंगड़ा कैसे पर्वत को पार कर जाता है। पंगु कथम गिरिम लंघिते, लंगड़ा कथम मीन्स कैसे, पर्वत को पार कर जाता है। तो आपका आंसर है ईश्वर से कृपा पंगु गिरिम लंघिते, ईश्वर की कृपा लंगड़े को पर्वत पार करा देती है। ईश्वर की कृपा लंगड़े को पर्वत पार करा देती है।
फिर नेक्स्ट है परमानंद माधवा का, परम आनंद देने वाले श्री कृष्ण माधव कौन है? परम आनंद देने वाले माधव कौन है? तो आपका आंसर होगा परमानंद माधवा ईश्वरः अस्ति। परम आनंद देने वाले माधव ईश्वर है। नेक्स्ट है कः सर्वशक्ति समन्विता अस्ति। कौन सभी शक्तियों से, समन्विता मीन्स युक्त है, कौन सभी शक्तियों से युक्त है? तो आपका आंसर होगा ईश्वरः सर्वशक्ति समन्विता अस्ति। ईश्वर सभी शक्तियों से युक्त है। इस वीडियो में मैंने इसीलिए आंसर लिख दिए, क्वेश्चन आंसर, कि आपको पहले मैं हिंदी में बता दूं, फिर आप संस्कृत में अच्छी तरह से उसे समझ सकें और लिख सकें। अब आइए एक्सरसाइज नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला शब्द है मूकम। इसका वाक्य बना है मूकम करोति वाचालम। बच्चों मैंने जो यहाँ पर वाक्य बनाए हैं ये आप अपने शब्दों में भी बना सकते हैं, अपने तरीके से भी वाक्य बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो मैंने ये वाक्य लिखे हैं यही आप लिखें। अगर आप दूसरे तरीके से वाक्य बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, ठीक है। इसी तरह दूसरा शब्द है परमेश्वरः। इसका वाक्य, ये मैंने लेसन से रिलेटेड वाक्य ही बनाए हैं। परमेश्वरः सर्वशक्ति समन्वितः अस्ति। परमेश्वर सभी शक्तियों से युक्त है। सर्वज्ञ, सर्वज्ञ मीन्स होता है सब कुछ जानने वाला। पहले आप शब्दों का अर्थ समझिए फिर वाक्य बनाइए। सब कुछ जानने वाला यानी ईश्वरः सर्वज्ञ अस्ति। ईश्वर सब कुछ जानने वाला है। वंदे मीन्स वंदना करता हूँ। अहम वंदे परमानंद माधवम। मैं परम आनंद देने वाले माधव यानी श्री कृष्ण की वंदना करता हूँ। देखिए यही चीज इसमें भी है, यहाँ आप वंदे इसके बाद भी लिख सकते हैं। अहम परमानंद माधवम वंदे भी सही है और अहम वंदे परमानंद माधवम भी सही है। इसीलिए मैं ये दोनों एक्सरसाइज आपको क्लियर करने के लिए बता रही हूँ। ओके, तो ये दोनों एक्सरसाइज आपने अच्छी तरह से समझ ली। अब आइए एक्सरसाइज नंबर 3। देखिए उसमें भी व्याकरण से रिलेटेड ही है आपकी वो एक्सरसाइज। देखिए हाँ बच्चों, एक्सरसाइज नंबर 3 में क्या है, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी लिखिए। समानार्थी यानी पर्यायवाची। निम्न लिखित शब्दों के समानार्थी लिखिए। ठीक है। अब शब्द है धरा। धरा मीन्स पृथ्वी। इसका समानार्थी है वसुधा। नेक्स्ट है भ्रमरा। भ्रमरा मीन्स भौरा। इसका समानार्थी होगा अली। पयः जलम। नेत्राः का समानार्थी होगा चक्षु। ठीक है, ये पर्यायवाची। त्वचा, त्वचा यानी स्किन। ठीक है, इसका समानार्थी शब्द त्वक भी होता है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट पुष्पः। प्रसूनः समानार्थी है। ठीक है, वनः काननः समानार्थी का मतलब है बच्चों पर्यायवाची। ठीक है, इसी तरह हस्तः देहा कमलः ये शब्द भी हैं, तो इनके समानार्थी होंगे। हस्ता का समानार्थी करः, देहा का वप भी लिख सकते हैं और शरीरा भी लिख सकते हैं। ठीक है, शरीरा भी हो जाएगा
और वपु मीन्स भी शरीर होता है, ठीक है। कमला का समानार्थी नीरजा। तो इस तरह से ये शब्दों के समानार्थी शब्द मैंने लिखे हैं। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज है 4, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द लिखिए। विलोम यानी विपरीतार्थक, उल्टे शब्द, जैसे आप हिंदी में करते हैं। तो ये पहला है राजा, राजा, कृतज्ञ, पवित्र, गुण। इन शब्दों का विलोम होगा राजा का रंक, कृतज्ञ, कृतघ्न, पवित्र, अपवित्र, गुण, अवगुण। ठीक है, ये बच्चों समानार्थी शब्द है और ये विलोम शब्द है। राजा का रंग का, कृतज्ञ, कृतज्ञता, पवित्र, अपवित्र, गुण, अवगुण। ठीक है, और इसके आगे भी कुछ शब्द है, देखिए, दिवसः, चलः, कोमलम, मूकम। ठीक है, तो दिवसा का विलोम होगा रात्रि, चला का अचला, कोमलम कठोरम और मूकम का वाचालम। ठीक है बच्चों, ये विलोम शब्द आपको अपनी बुक में फिल करने हैं। दिवसा रात्रि, चला अचला, कोमलम कठोरम, मूकम वाचालम। तो ये समानार्थी यानी पर्यायवाची शब्द है और ये विलोम शब्द है। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। एक्सरसाइज नंबर 5, रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। ये एक्सरसाइज नंबर 5 है। का, खा, गा और घा। ठीक है, पहला है मूकम करोति, तो यहां आएगा वाचालम, ये रिक्त स्थान है आपका। ठीक है, दूसरा है तम अहम वंदे, परमानंद माधवम। सर्वस्वरूप, ये रिक्त स्थान यहां भरिए। सर्वेश, सर्वशक्ति समन्विता। यहाँ रिक्त स्थान में आएगा बच्चों समन्विता और यहाँ सर्वस्वरूप आएगा। नेक्स्ट है प्रसीद, ठीक है, तो पहला रिक्त स्थान यहाँ वाचालम होगा, मूकम करोति वाचालम। तम अहम वंदे, यहाँ रिक्त स्थान आपको भरना है। तीसरे में आएगा सर्वस्वरूप और यहाँ समन्विता शब्द। लास्ट है प्रसीद परमेश्वर, प्रसीद मीन्स प्रसन्न हो जाइए, हे परमेश्वर आप मुझ पर प्रसन्न हो जाए। अब बच्चों लास्ट एक्सरसाइज है, लास्ट एक्सरसाइज है, बस देखिए जरा, इसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है,
कुछ नहीं करना है, इसमें निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखने हैं। एक्सरसाइज नंबर, शब्दों के अर्थ लिखें। शब्दों के अर्थ लिखिए। लास्ट एक्सरसाइज है वाचालम सर्वेशा वाचालम मीन्स बोलने वाला, सबके स्वामी, ठीक है। पंगुम लंगड़े को, और समन्विता मीन्स युक्त। ठीक है बच्चों। और लास्ट इसके बाद भी एक एक्सरसाइज बच रही है जिसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित श्लोक का अर्थ लिखे। तो ये श्लोक का अर्थ आप पहले भी लिख चुके हैं, चाहे तो उसमें भी लिख सकते हैं, वैसे आपने अपनी नोटबुक में लिख ही लिया है। तो बच्चों इस तरह से आपका ये अभ्यास कार्य यानी एक्सरसाइज लेसन फर्स्ट प्रथमा पाठा वंदना पूरी तरह से अब ये कंप्लीट हो गया है। सभी बच्चे अपना वर्क बहुत अच्छे से, बहुत सुंदर और स्वच्छ तरीके से करेंगे। नोटबुक में आप शब्दार्थ, अर्थ और प्रश्नोत्तर लिखें। बाकी एक्सरसाइज आप बुक में पेंसिल से फिल करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। Myself राकेश कुमार, साइंस टीचर ऑफ शिवाजी गुरुकुल इंस्टीट्यूशन। साइंस क्लास में 8th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आपने शैवाल के बारे में अध्ययन पिछली क्लास में कर लिया था। इस क्लास में शैवाल के आर्थिक महत्व पर का अध्ययन करेंगे। तो शैवाल का आर्थिक महत्व, शैवाल का आर्थिक महत्व निम्न प्रकार से है। नंबर 1, नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करते हैं। नंबर 2, भूरे शैवाल मुख्यतः कैल्प तथा लाल शैवाल चारे के रूप में प्रयोग होते हैं। नंबर 3, कई भूरे शैवाल जब मिट्टी में मिलते हैं तो इसकी उर्वरता को बढ़ाते हैं। उर्वरता का मतलब है ह्यूमस को बढ़ा देते हैं, जिससे आगे जो फसल ली जाती है, जो पौधे या बीज बोए जाते हैं, उनसे उत्पादन अच्छा मिलता है। नंबर 4, अगार अगार कुछ भोज्य पदार्थ तथा औषधियों में प्रयोग किया जाता है और ये समुद्र से ही प्राप्त होते हैं। नंबर 5वां, शैवाल जैसे क्लोरेला मछली उद्योग में प्रयोग किए जाते हैं। इसी प्रकार से आयोडीन, 6वां पार्ट है, आयोडीन समुद्री भूरे शैवाल लैमिनेरिया से बनाई जाती है एवं उत्पादक होने के कारण शैवाल जल स्रोतों में खाद्य श्रृंखला में पहले जुड़ते हैं। इसके बाद आता है शैवाल का, तो शैवाल का आर्थिक महत्व आपने जान लिया। अब शैवाल का हानिकारक रूप। शैवाल कभी कभी बहुत हानिकारक हो जाते हैं, जैसे नहरों आदि में शैवाल की मात्रा जब बढ़ जाती है तो नहरों में पानी आगे चलने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। ये सागर तट को गंदा भी करते हैं तथा साथ ही पीने वाले पानी को भी दूषित करते हैं। तो इस प्रकार से शैवाल के हानिकारक रूप भी हो गए। अब आता है डायेटम। डायेटम क्या होते हैं? तो डायेटम बहुत सूक्ष्म तथा एक कोशिकीय जीव हैं। इनकी कोशिका भित्ति बहुत मोटी यानी थिक होती है। ये प्रायः
खारे पानी में पाए जाते हैं, यानी खारे पानी का मतलब जैसे समुद्र में। अब खोदी गई मिट्टी में पाए जाते हैं। डायटम दो भागों के एक साथ एक ऊपरी सेल या आवरण होता है। तो इन आवरण में डायटम की एक मोटी परत जम जाती है। ये जमाव चमकाने वाले पाउडर, सिल्वर पॉलिश, टूथपेस्ट और श्रृंगार का सामान आदि बनाने में काम आते हैं। तो बच्चों, सवाल का पूरा कंप्लीट हो गया। अब आगे भंजाई पढ़ना है, तो इस क्लास में बस इतना ही। आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, क्लास 8H पे ये कंप्यूटर सब्जेक्ट की क्लास है। चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर प्रोसेसर। लास्ट क्लास में बच्चों हम लोगों ने कंप्यूटर प्रोसेसर में बस सिस्टम के बारे में पढ़ा था। बस सिस्टम आपका क्या था? बस सिस्टम आपका क्या है? बस सिस्टम कलेक्शन ऑफ वायर्स था जिसके थ्रू आपका डिजिटल सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट होता है। ठीक है, तो आपके यानी कि डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड जो है वो बस की विड्थ पर और क्लॉक रेट पर डिपेंड करती है। ठीक है, बस की विड्थ और क्लॉक रेट पर डिपेंड करती है। आज हम लोग ये जो क्लॉक रेट है या जो क्लॉक सिग्नल है वो कहाँ से और कैसे जनरेट होता है, तो वो आज हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज द क्लॉक सिस्टम। आज हम लोग पूरा क्लॉक सिस्टम के बारे में ही पढ़ेंगे। तो कंप्यूटर में सीपीयू में एक क्लॉक जनरेटर होता है जिसे हम लोग मास्टर क्लॉक जनरेटर कहते हैं। हम लोग उसे क्या कहते हैं? मास्टर क्लॉक जनरेटर कहते हैं। मास्टर क्लॉक जनरेटर जो है वो आपका एक फिक्स्ड ऑक्सीलेटर के साथ सीरीज में जो है वो बार बार जो है वो आपकी क्लॉक पल्स को जनरेट करता है। मास्टर ऑक्सीलेटर क्या करता है? क्लॉक पल्स को जनरेट करता है। ये क्या करता है? एक फिक्स्ड ऑक्सीलेटर के साथ सीरीज में बारंबार या बार बार जो है वो सीरीज में क्लॉक पल्स को जनरेट करता है। ये जो क्लॉक पल्स है, चूंकि इनका एक फिक्स टाइमिंग होती है कि एक फिक्स टाइम के बाद जो है वो दूसरी क्लॉक पल्स रिपीट होगी, तो इसे हम लोग कहते हैं टाइमिंग पल्सेस। क्लॉक पल्स को हम लोग क्या कहते हैं? टाइमिंग पल्स भी कहते हैं। कंप्यूटर में जो भी आपका सिग्नल है वो डिजिटल सिग्नल होता है, और डिजिटल सिग्नल हम सबको ये पता है कि वो 0 और 1 के फॉर्म में ही होता है। ओके, 0 और 1 के फॉर्म में ही होता है आपका डिजिटल सिग्नल भी। तो यहाँ पे ये जो आपको जो स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है ये क्लॉक सिग्नल का ही है। ठीक है, क्लॉक सिग्नल में आपका ये जो क्लॉक सिग्नल्स होती हैं वो स्क्वायर वेव होती हैं। इसको हम लोग कह सकते हैं वर्गाकार आकृति में होती हैं, वर्गाकार, या इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं स्क्वायर वेव्स होती हैं। ये कैसी वेव्स होती हैं? ये जो वेव्स आपकी जो इस तरह से जो ये वेव्स की जो शेप है ये वर्गाकार शेप होती है, और इसमें जो ये जो गैप होता है ये सब में पूरी बराबर आकृति में होती है ये। ठीक है, ये जो इनका आकृति है ये पूरी जो वर्गाकार जो शेप है ये पूरी वेव्स में पूरे टाइम साइकिल में पूरे साइकिल में ये एक ही आकार की होती है। अभी हमने आपको ये बताया कि जो डिजिटल सिग्नल है उसमें दो ही आपकी वैल्यूज होंगी ना, 0 और 1। तो 0 जो है वो किसको डिफाइन करता है? 0 डिफाइन करेगा आपका लो सिग्नल को, और जो 1 है वो डिफाइन करेगा आपका हाई सिग्नल को। 0 के सिग्नल को करेगा लो सिग्नल को, और 1 डिफाइन करेगा हाई सिग्नल को। तो यहाँ पे ये 0 और 1 हमको कैसे क्लियर होगा? यहाँ पे ये जो आपकी जो पल्स बनी हुई है, तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, ठीक है, यहाँ से आपका सिग्नल स्टार्ट होता है, हमेशा ही यही से स्टार्ट होगा। तो ये वाला जो पॉइंट होता है दिस वन, ये आपका 0 शो करेगा, और ये वाला जो पॉइंट है ये आपका 1 शो करेगा। ठीक है, तो ये आपका 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये आपका फिर यहाँ पे 0 आया, और ये आपका फिर 1 पॉइंट हो गया, दिस वन फिर 0 हो गया। तो इस तरह से आपका क्या हुआ कि इसमें 2 मोड होते हैं। जो वेव्स जो स्क्वायर वेव्स आती है इसमें 2 मोड होंगे। एक आपका होगा एक्टिव मोड
और एक होगा आपका पैसिव मोड। तो ये जो 1 है, ये जो ऊपर वाला जिसको है, सीधी सी बात है, जो ऊपर है जिसको आप ऐसे सिंपल से समझिए रफ लैंग्वेज में कि ये जो हाई लेवल है ये 1 हो गया, और जो लो लेवल है दिस इज कॉल्ड 0। ओके, ये 0 और 1 ये सिग्नल के लिए। तो ये वाला जो मोड होता है इसको हम लोग कहते हैं एक्टिव मोड। ठीक है, ये मतलब एकदम क्लियर होना चाहिए कि ये एक्टिव मोड, वैसे तो आपके में बहुत डिटेल में नहीं है, पर चूंकि ये जो टेक्निकल पॉइंट बिल्कुल फिक्स है, इनको आपको लिखना ही लिखना है। ठीक है, तो ये आपका एक्टिव मोड होता है, और ये वाला जो 0 वाला ये जो पल्स है इट इज कॉल्ड पैसिव मोड। ये आपका है पैसिव मोड। ये कौन सा मोड है? पैसिव मोड है। अब आपका आया कि ये जो एक जो हम लोग कह रहे हैं ना क्लॉक पल्स की सीरीज आती है, तो एक पूरी एक क्लॉक पल्स जो है, जो आपकी जिसको हम लोग जो कहते हैं ये जो वेव है या जो ये जो तरंग है, ये पूरी एक कब कंप्लीट हो रही है, ये यहां से शुरू हो गई, ये आपका ये पूरा एक प्रोसेस हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे ये T1 और दिस इज 2, यानी कि एक एक्टिव मोड आपका T1 होगा, T2 एक पैसिव मोड होगा जिसको कि हम लोग कह रहे हैं T2। तो इस तरह से आपकी जो पूरी एक क्लॉक पल्स जो कंप्लीट होगी, ये जो पूरी एक क्लॉक पल्स जो है, वो जो आपकी एक क्लॉक पल्स कंप्लीट हो रही है, वो आपके किसके ऊपर हो जाएगी? T3 इज इक्वल टू T1 प्लस T2। अब अगर ध्यान से देखें तो T1 आपका क्या हुआ, यानी कि एक जो क्लॉक पल्स होगी एक उसमें, इसमें आपका एक एक्टिव मोड और एक पैसिव मोड होगा ही। ठीक है, एक क्लॉक पल्स में अगर मान लीजिए शॉर्ट में पूछा जा सकता है कि एक क्लॉक पल्स में कितने एक्टिव मोड और कितने पैसिव मोड हैं, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि जो एक क्लॉक पल्स है वो आपकी बनी ही यहीं से ना, यहाँ से स्टार्ट हुई और ये एक क्लॉक पल्स हो गई, तो एक उसमें ये एक्टिव मोड हो गया और एक आपका पैसिव मोड हो गया। तो दैट मीन्स क्या हो गया आपका कि 1 क्लॉक साइकिल कंप्लीट विद 1 एक्टिव मोड एंड 1 पैसिव मोड। सभी को बता दिया ये मैंने कि जो क्लॉक पल्स होती हैं वो स्क्वायर वेव में होती हैं, और जो उनकी जो भी ये जो चौड़ाई होती है ये पूरे इसमें पूरे साइकिल में इक्वल रहती है, इसकी शेप में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। ठीक है, अब आपका क्या आया कि ये जो क्लॉक साइकिल होती है, इस तरह से क्या हुआ कि एक क्लॉक साइकिल ये हुई, फिर उसके बाद फिर यहाँ से शुरू हुआ ये इस तरह से, तो एक इनका फिक्स ये जो ये है, ये मैंने क्यों कहा है कि आपका ये जो स्क्वायर शेप में ये जो इसकी विड्थ है ये इक्वल रहती है, क्योंकि इनका जो टाइम पीरियड है, जो टाइम साइकिल है वो फिक्स रहता है। अगर आपका ये चौड़ाई बढ़ गई इसकी, तो यानी कि टाइम साइकिल चेंज हो जाएगा। ठीक है, जबकि हम लोगों ने कहा है कि एक फिक्स टाइम पर वो जो है एक फिक्स ऑक्सीलेशन पे जो है वो क्लॉक पल्स जो है वो जनरेट हो रही है, इसलिए। अब दूसरी चीज आती है कि आपका जो प्रोसेसिंग की जो क्लॉक साइकिल है, वो किसी भी प्रोसेसिंग की कंप्यूटर में जो प्रोसेसिंग हो रही है उसकी बेसिक यूनिट जो है वो ये है। ठीक है, क्लॉक साइकिल जो है वो बेसिक यूनिट है, किसी भी कंप्यूटर में जो कोई भी प्रोसेसिंग हो रही है उसकी बेसिक यूनिट जो है वो क्लॉक साइकिल है। अब आपका आता है कि ये क्लॉक रेट क्या होता है। क्लॉक रेट की तो डेफिनेशन भी पूछी जाती है आपकी, तो क्लॉक रेट का मतलब क्या हो गया कि 1 सेकंड में उत्पन्न होने वाली क्लॉक साइकिल को हम लोग क्या कहते हैं? क्लॉक रेट कहते हैं। 1 सेकंड में कितनी उसने क्लॉक साइकिल या कितने क्लॉक चक्र जो है वो उत्पन्न होते हैं, ये आपका क्या कहलाता है? क्लॉक रेट कहलाता है। ठीक है, और ये जो क्लॉक दर होती है या क्लॉक रेट है, इसका मान जो होता है वो किस पर होगा? साइकिल पर सेकंड पर डिपेंड कर होता है। इसका जो मान है वो किस तरह से निकाला जाएगा? साइकिल पर सेकंड। साइकिल पर सेकंड माने चक्र पर सेकंड या प्रति सेकंड हो गया, और इसका जो यूनिट है वो क्या होती है, या इसका मात्रक जो है वो हर्ट्ज और मेगा हर्ट्ज में काउंट किया जाता है। ठीक है, किसमें काउंट किया जाता है? हर्ट्ज और मेगा हर्ट्ज में काउंट किया जाएगा। यानी कि जिसकी भी क्लॉक साइकिल जो है वो तेज होगी, ठीक है, तो अगर क्लॉक रेट जितना अधिक होगा, सीपीयू की प्रोसेसिंग स्पीड जो है वो उतनी ही अधिक होगी। क्या होगा? अगर आपका क्लॉक रेट जितना अधिक होगा, सीपीयू की प्रोसेसिंग स्पीड जो है वो
उतनी ही अधिक होगी। एक बार बच्चों हम लोग इसमें फिर से ये बस क्लॉक साइकिल को मैं एक बार बता दे रही हूँ कि क्लॉक साइकिल जो होती है वो स्क्वायर शेप में होती है। ठीक है, आपका एक जो क्लॉक चक्र होता है, एक क्लॉक चक्र में एक एक्टिव मोड और एक पैसिव मोड होता है, यानी कि एक जो क्लॉक चक्र होगा वो T3 = T1 + T2, और आपकी ये जो क्लॉक साइकिल होती है वो आपका क्या होता है, सीरीज में जो क्लॉक चक्र है या जो क्लॉक पल्स होती है वो जनरेट होती जाती है, और ये आपका यह पूरे क्लॉक पल्स ये जो क्लॉक सिग्नल है ये यही जो है वो क्लॉक सिग्नल कहलाती है। ओके बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।